हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट पाब्लो नेरुडा की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है डेथ एलोन। सबसे पहले हम द पोएट पाब्लो नेरुडा के बारे में बात करेंगे। पाब्लो नेरुडा 20वीं शताब्दी के महान चिली कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता और मानवतावादी विचारक थे। उनकी कविताओं में प्रेम, प्रकृति, राजनीति, मानव जीवन, संघर्ष और मृत्यु जैसे विषय गहरी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत होते हैं। डेथ एलोन कविता में नेरुडा ने मृत्यु को केवल एक जैविक घटना न मानकर उसे मानव जीवन की सबसे अकेली, रहस्यमय और अनिवार्य सच्चाई के रूप में चित्रित किया है। यह कविता बताती है कि चाहे मनुष्य जीवन में कितना भी प्रेम, संबंध, समाज और भीड़ से घिरा हो, मृत्यु का क्षण पूरी तरह अकेला होता है। अब हम डेथ एलोन टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। डेथ एलोन का अर्थ है अकेली मृत्यु या एकांत में मृत्यु। लेकिन यह शीर्षक केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि कविता के गहरे भाव और दर्शन को व्यक्त करता है। इस शीर्षक के माध्यम से पाब्लो नेरुडा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीवन में मनुष्य चाहे कितना भी लोगों से घिरा हो, चाहे उसके पास परिवार, मित्र, प्रेम और समाज हो, लेकिन मृत्यु का अनुभव पूर्णतः व्यक्तिगत और अकेला होता है। कोई भी व्यक्ति हमारी जगह मर नहीं सकता, हमारी मृत्यु में हमारे साथ नहीं जा सकता, हमारी पीड़ा या भय को बांट नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु अकेली होती है। पूरी कविता में कवि ये दिखाते हैं कि मृत्यु एक ऐसा क्षण है जहां सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं, सभी आवाजें, सहारे और भावनाएं पीछे छूट जाती है। मनुष्य को अंतिम यात्रा अकेले करनी पड़ती है। इस कारण डेथ एलोन शीर्षक कविता के केंद्रीय भाव को पूरी तरह प्रकट करता है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। पाब्लो नेरुडा की कविता डेथ एलोन मृत्यु की सच्चाई और उसके अकेलेपन को बहुत गहराई से व्यक्त करती है। इस कविता में कवि बताते हैं कि मृत्यु मानव जीवन की सबसे निश्चित और अनिवार्य घटना है, जिससे कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। मनुष्य जीवन भर लोगों के साथ रहता है, रिश्ते बनाता है, प्रेम करता है, समाज में घिरा रहता है, लेकिन मृत्यु का क्षण पूरी तरह अकेला होता है। कवि कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं जा सकता। परिवार, मित्र, प्रेमी, धन, यश सब पीछे छूट जाते हैं। मृत्यु एक ऐसा अनुभव है जिसे हर इंसान को अकेले ही सहना पड़ता है। कोई हमारी जगह मर नहीं सकता और न ही हमारे भय या पीड़ा को बांट सकता है। कविता में मृत्यु को एक गहरे मौन और अंधकार से जुड़ा गया है। यह मौन डर पैदा करता है क्योंकि मृत्यु के बारे में कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानता ही मृत्यु को और अधिक भयावह बना देती है। कवि ये भी दिखाते हैं कि मृत्यु के सामने सभी मनुष्य समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर। मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नेरुडा इस कविता के माध्यम से जीवन की नश्वरता पर भी प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि जीवन अस्थायी है और जो कुछ भी हमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है वह मृत्यु के सामने अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य अपनी उपलब्धियों और संबंधों पर गर्व करता है, लेकिन मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। इस कविता में कवि मृत्यु से भागने या उसे सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे एक कठोर सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं। वह ये समझाना चाहते हैं कि मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करके ही हम जीवन को सही ढंग से समझ सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इस प्रकार डेथ एलोन कविता हमें ये सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी सामूहिक क्यों ना हो, मृत्यु का अनुभव हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह अकेला होता है और यही मानव जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर लॉन सिमेटरीज, टम्स फुल ऑफ साउंडलेस बोन्स, द हार्ट थ्रेडिंग ए टनल, ए डार्क डार्क टनल लाइक ए wreck, we die to the very core as if drowning at the heart or collapsing inwards from skill to soul। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य के भीतर भी ऐसे एकांत कब्रिस्तान है जहाँ मौन पड़ी हड्डियों जैसे पुराने दुख, स्मृतियाँ और टूटे हुए अनुभव दबे रहते हैं। हृदय मानो एक अंधेरी सुरंग से होकर गुजर रहा है, बहुत गहरी, बहुत अंधेरी सुरंग। ये स्थिति ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति पूरी तरह टूटकर बिखर जाए, मानो भीतर के केंद्र तक मर जाना हो। यह अनुभव डूबने जैसा है, या फिर ऐसा लगता है जैसे मनुष्य त्वचा से लेकर आत्मा तक भीतर ही भीतर ढह रहा है। अर्थात कवि यहाँ अत्यंत गहरी मानसिक दुख, अकेलेपन और आंतरिक पीड़ा को चित्रित करते हैं, जहाँ व्यक्ति बाहर से जीवित दिखाई देता है लेकिन भीतर से वह पूर्णतः टूट चुका होता है।
There are corpses, clammy slabs for feet. There is death in the bones, like a pure sound. A bark without its dog, out of certain bells, certain tombs, swelling in this humidity, like lament or rain. यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ हर और मृत शरीरों का एहसास है। पैरों के नीचे ठंडी, गीली और निर्जीव पत्थर की स्लैम्बे है। हड्डियों तक में मृत्यु बसी हुई लगती है, लेकिन वह मृत्यु शोर नहीं करती। वह एक शुद्ध नीरव ध्वनि जैसी है। यह स्थिति ऐसी है जैसे भौंकने की आवाज हो पर कुत्ता ना हो, अर्थात आवाज का स्रोत अनुपस्थित है, फिर भी उसका प्रभाव मौजूद है। कुछ विशेष घंटियों और कमरों से एक भारी सी अनुभूति फैल रही है, जो इस नमी भरे वातावरण में विलाप या लगातार गिरती वर्षा की तरह फैलती जा रही है। कुल मिलाकर कभी यहाँ मृत्यु, सन्नाटा, भय और गहरी उदासी का वातावरण रचते हैं। यह केवल शारीरिक मृत्यु का चित्र नहीं है, बल्कि जीवन में व्याप्त अंदरूनी शून्यता और निराशा की भावना को भी व्यक्त करता है। I see when alone at times coffins under shell setting out with the pale dead women in their dead braids, bakers as white as angels, thoughtful girls married to notaries, coffins ascending the vertical river of the dead, the wine dark river to its source with their shells sullen with the sound of death, filled with the silent noise of death। यहाँ कवि कहते हैं कि जब वह कभी कभी अकेला होते हैं तो उसे विचित्र और भयावह दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह देखते हैं कि ताबूत पाल लगाए हुए यात्रा पर निकल रहे हैं, जिनमें फीके पड़े मृत शरीर है, मृत स्त्रियां जिनकी चुटियां भी निर्जीव हो चुकी है। वह बैकरों को भी देखते हैं जो इतने सफेद है मानो देवदूत हो। ये सफेदी जीवन की नहीं बल्कि मृत्यु की नीरवता का संकेत है। वह गंभीर स्वभाव की युवतियों को देखते हैं जो नोटेरी जैसी साधारण और नीरस जीवन से जुड़ी हुई है। ये दृश्य जीवन की यांत्रिक और मृतप्राय अवस्था को दर्शाता है। कवि आगे कहते हैं कि ये ताबूत मृतकों की ऊर्ध्व दिशा में बहने वाली नदी में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। एक गहरी मदिरा सी गहरे रंग की नदी जो मृत्यु के स्रोत की ओर जाती है। उन ताबूतों की पाले मृत्यु की ध्वनि से फूली हुई है और वह एक ऐसी आवाज से भरी है जो सुनाई नहीं देती फिर भी मौजूद है। अर्थात कवि यहाँ मृत्यु के सर्वव्यापक प्रभाव, अकेलेपन और जीवन के भीतर छिपी हुई आत्मिक शून्यता को चित्रित करते हैं। ये दृश्य वास्तविक कम और मानसिक आंतरिक अनुभव अधिक है, जहाँ हर वस्तु मृत्यु की नीरव उपस्थिति से भर गई है। डेथ इज ड्रॉन टू साउंड लाइक ए स्लीपर विदाउट ए फुट, ए सूट विदाउट इट्स wearer comes to knock with a ring, tongueless and fingerless, comes to shout without a mouth, a tongue, without a throat. Nevertheless, its footsteps sound and its clothes echo, hushed like a trick। यहाँ कवि कहते हैं कि मृत्यु ध्वनि की ओर आकर्षित होती है, लेकिन उसका स्वरूप अजीब और रहस्यमय है। वह ऐसी है जैसे चप्पल हो पर पैर न हो, या कपड़े हो पर उन्हें पहनने वाला कोई न हो। अर्थात उसकी उपस्थिति तो है पर उसका कोई ठोस दृश्य रूप नहीं है। मृत्यु अंगूठी की तरह दस्तक देती है, लेकिन उस अंगूठी में न पत्थर है न उंगली यानी संकेत है, पर करने वाला दिखाई नहीं देता। वह चिल्लाने आती है पर उसके पास मुंह, जीभ या गाल नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव गहराई से महसूस होता है। इसके बावजूद उसके कदमों की आहट सुनाई देती है और उसके कपड़ों की सरसराहट गूंजती है, जो बिल्कुल पेड़ की धीमी दबे स्वर की आवाज जैसी है। कुल मिलाकर कवि यहाँ मृत्यु को एक अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मृत्यु दिखाई नहीं देती पर उसकी उपस्थिति, उसका भय और उसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। I don't know, I am ignorant, I hardly see, but it seems to me that its song has the color of wet violets, violets well used to the earth, since the face of death is green and the gaze of death green, with the edged moisture of a violet's lip and its grape color of exasperated winter। यहाँ कवि कहते हैं कि वह स्वयं को अज्ञानी और सीमित समझने वाला मानते हैं। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता, फिर भी उसे ऐसा आभास होता है कि मृत्यु का जो गीत है उसका रंग गीले बैंगनी फूलों जैसा है। ये बैंगनी फूल धरती से जुड़े हुए नमी और मिट्टी में पले बड़े होते हैं। इसी तरह कवि कहते हैं कि मृत्यु का चेहरा हरा है और मृत्यु की दृष्टि भी हरी है। ये हरा रंग जीवन का नहीं बल्कि नमी, सड़क और ठंडक का संकेत है।
मृत्यु की आंखों में बैंगनी पत्ते की नमी जैसी जमी हुई ठंडक है और उसका रंग कठोर थकी हुई सर्दी जैसा है, जो ना तो पूरी तरह जीवन है न ही सिर्फ अंत, बल्कि एक निस्तब्ध, जड़ और उदास अवस्था है। अर्थात कभी यहाँ मृत्यु को भयावह शोर के रूप में नहीं, बल्कि ठंडी, नम, शांत और उदास सुंदरता के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह मृत्यु धीमी, मौन और प्रकृति में घुली हुई है, जिसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। But death goes about the earth also, riding a broom, lapping the ground in search of the dead. Death is in the broom. It is the tongue of death looking for the dead, the needle of death looking for the thread. यहाँ कवि कहते हैं कि मृत्यु केवल एक जगह स्थिर नहीं रहती, बल्कि वह पूरी धरती पर घूमती रहती है, मानो झांडू पर सवार होकर इधर उधर चल रही हो। वह झांडू को जमीन पर फिरती हुई मृत लोगों की खोज करती रहती है। ये झांडू साधारण नहीं है, वह स्वयं मृत्यु का हिस्सा है। झांडू मानो मृत्यु की जीभ बन जाती है, जो मृतकों को ढूंढती फिरती है, और वही झांडू मृत्यु की सुई भी है, जो धागा खोज रही है। अर्थात मृत्यु उस क्षण की तलाश में है जब जीवन और मृत्यु जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर कभी यहाँ मृत्यु को एक सक्रिय, सतत और सर्वव्यापी शक्ति के रूप में दिखाते हैं। मृत्यु चुपचाप बिना सुर किए धरती पर घूमती रहती है और वह जीव को अंततः अपने साथ जुड़ लेती है। डेथ लाइज इन आवर बेड्स इन द लेजी मैट्रेसेस, द ब्लैक ब्लैंकेट्स लीव्स ए फुल स्ट्रेच एंड देन सडनली blows साउंड unknown filling out the seats, and there are birds sailing into a harbor where death is waiting dressed एज एन एडमिरल। यहाँ कवि कहते हैं कि मृत्यु हमारे बिस्तरों में भी मौजूद रहती है, आलसी से पड़े हुए गद्दू में और काले कंबलों के भीतर। मृत्यु चुपचाप फैली हुई रहती है, वह पूरी तरह फैलकर लौटी हुई प्रतीत होती है और फिर अचानक एक अनजानी ध्वनि के साथ फूंक मारती है। ये ध्वनि ऐसी है जिसे पहले कभी नहीं जाना गया। ये आवाज पूरी चादरों को भर देती है, जैसे नींद के भीतर कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर गई हो। कभी आगे कल्पना करते हैं कि बिस्तर जहाजों की तरह बहते हुए एक ऐसे बंदरगाह की ओर जा रहे हैं जहाँ मृत्यु एक नौसेना अधिपति की तरह तैयार खड़ी प्रतीत कर रही है। अर्थात कभी ये कहना चाहते हैं कि मृत्यु केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे सबसे निजी और सुरक्षित स्थानों जैसे बिस्तर और नींद तक में उपस्थित है। नींद और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली है और मनुष्य अनजाने में धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। डेथ एलोन एक गहन, गंभीर और विचार उत्तेजक कविता है। यह कविता जीवन की अस्थिरता, मृत्यु की अनिवार्यता और मानव अस्तित्व की सच्चाई को उजागर करती है। नेरुडा ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन चाहे जितना भी सामूहिक हो, मृत्यु का रास्ता हर व्यक्ति को अकेले तय करना पड़ता है। इस प्रकार यह कविता हमें मृत्यु से डराने के बजाय जीवन को अधिक ईमानदारी और जागरूकता से जीने की प्रेरणा देती है।